नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कल 4 फरवरी संडे को जो आपका बहुप्रतीक्षित एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ है, उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों ने काफ़ी अच्छे मार्क्स अर्जित किए होंगे और अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अलग अलग जो है विद्वानगणों के आपने व्यूज़ देखे होंगे, एनालिसिस देखा होगा। आपने कितनी कट ऑफ जाएगी, आपकी कैटेगरी की क्या है क्या नहीं है। तो अपन हमारी अक्षय एजुकेशन का आज जो है ऑनलाइन सॉल्यूशन क्लासेस, हालांकि थोड़ा सा लेट हो गए, पर इसके साथ ही साथ छोटा सा हम कट ऑफ का आइडिया भी आप लोगों के सामने रख रहे हैं। तो जहां तक मैंने जितने स्टूडेंट से बात हो पाई है, इधर उधर से जो एक्सपीरियंस लिया है, जो एनालिसिस किया है, जो हमने विश्लेषण किया हमारी टीम ने, वो ये है कि अगर आप जनरल में हो, एक मिनट, अगर आप जनरल में हो या अपन जनरल सीटों की कट ऑफ की बात करें तो जनरल में लगभग लगभग जो कट ऑफ का वेरिएशन है वो रहेगा 75 से लेकर 78 के बीच। ये जनरल का रहेगा। ओबीसी का जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो रहेगा 73 से लेकर 76 के बीच। ये ओबीसी का रहेगा मोटा मोटा। देखिए कोई ऑथेंटिक चीजें नहीं है, ऑथेंटिक जो बोर्ड कहेगा उसी के हिसाब से कम 2-3 क्वेश्चनों के तभी आंसर भी हिंदी में ले लो, एजी में ले लो, जो सस्पेक्टेड है, विवादास्पद है, क्या किस तरफ जो है ऊंट करवट बैठे। इसके बाद में अगर आप बात करें ईडब्ल्यूएस की, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अति आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, तो इसमें अगर आपके क्वेश्चनों की मैं बात करूं, मेल फीमेल लगभग दोनों में तो 71 से लेकर 73 के बीच में, या 71-72 आप मोटा मोटा एक आइडिया रख लें। हो सकता है कि 72-73 भी चली जाए, हो सकता है कि 70-69 तक भी चली जाए, पर मोटा मोटा 2-4 क्वेश्चन का वेरिएशन इसके आसपास रहने वाला है। साथ ही अगर बात करें अपन रिजर्वेशन कास्ट में एससी और एसटी की, तो दोनों में जो कट ऑफ का वेरिएशन है वो लगभग लगभग आपको 69 से लेकर 71 के बीच में, क्योंकि इस बार कंपटीशन काफी टफ है। मेल फीमेल का आप 2-2, 3-3 मार्क्स कम रख लेना। और एसबीसी या एमबीसी का भी जो है मेरे हिसाब से लगभग लगभग 70 के आसपास जो है क्राइटेरिया रहना चाहिए। पेपर टफ नहीं था, पर पेपर का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था, मिलान करके खतन है, कभी नहीं दे रहा था, कभी आपको 3 सेंटेंस 4 सेंटेंस देके जो एक सही पूछ रहा था, कभी गलत पूछ रहा था। तो ये नहीं है, सही है, कौन सा है, केवल ये सही है, कहीं ये गलत है। और जो हिंदी का जो लेवल आया था पेपर में, हिंदी विषय की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हिंदी जो एग्रीकल्चर के जो अपने क्वेश्चन थे उनमें जो हिंदी का लेवल था, जैसे आप पहले क्वेश्चन में देख लो कि गन्ने में प्रच्छन्न शुदा। अब जिस बच्चे ने हिडन अंगर नहीं देखा हो, हिडन अंगर जिसके समझ में नहीं आया, उसके लिए ये सब जो बेकार चीजें हो गई थी। बाकी मैंने देखा मिलान करने वालों में भी अगर आप शांत रह के अगर मिला रहे थे, एक भी आपको मिलान आ रहा था, तो लगभग लगभग आपको पूरा आंसर आ रहा था। तो कट ऑफ का मेरा लगभग लगभग मोटा मोटा आइडिया यही है भाई, 68-69 से लेके 77-78 तक जो है सभी कैटेगरी की सीटें समा जाएगी। और जिन बच्चों के 78-80 से ऊपर हैं, लगभग लगभग मेरी नजर में वो सिलेक्टेड है, चाहे वो किसी कास्ट में हो, किसी मेल हो फीमेल हो, किसी प्रकार का उनके पास रिजर्वेशन हो या नहीं हो। तो मोटा मोटा ये रहेगा और आप देख लेना इसकी नियर बाय आपके मार्क्स है तो ऐसे रहेगा। तो अब अपन जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहला है जिंक। तो देखो जिंक का सबको बताया कि धान में खेरा रोग, तो एम में 4, तो 2 जगह 4 दे रखा, एक जगह यहां। फिर फेरस, तो फेरस देखिए गन्ने में फालाब्लाइट भी नहीं करता है, हिडनंगर भी नहीं करता है, तो ये इंटरवेनियल क्लोरोसिस आप इंग्लिश में देखेंगे तो सही समझ में आ जाएगा। तो एम में 4 और 2 में 3, तो आपका ये सीधा सीधा ऑप्शन ये बन गया। फिर मैग्नीज का अपन पढ़ते आए ही हैं कि फालाब्लाइट, मैंने आपको बताया था जग में मैग्नीज, हालांकि हिंदी में समझ में नहीं आता लेकिन इंग्लिश में यहां समझ में आता था। गन्ना में फालाब्लाइट, जग में मैग्नीज, जई का ग्रेस पाए, गन्ना का फालाब्लाइट और मटर का मार्च स्पॉट। और बच गया पोटेशियम, तो पोटेशियम का भी अपना किया हुआ है, लिखा हुआ है हिडन अंगर, छिपी हुई भूख, इसको शुद्ध हिंदी में वैसे अपन मोटा मोटा कहते हैं, लेकिन पता नहीं ये कौन सी हिंदी थी, प्रच्छन्न शुदा आ गया। तो आपका जो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन को ज्यादा मैं हार्ड नहीं मानता, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने के चक्कर में अगर हड़बड़ाहट में किसी ने गलत कर दिया हो तो बात अलग है, बाकी ये एकदम इजी क्वेश्चनों में एक था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सी फसल के लिए पीत सिरा, ये बिल्कुल एकदम इजी था, हिंदी में भी समझ में आ रहा था। पीत सिरा हम बार बार पढ़ते हैं, इसको YVM भी कहते हैं, येलो वेन मोजेक वायरस। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे आंसर की बात कर रहा हूं, भिंडी, और इसको फैलाने का काम सफेद मक्खी करती है, भविष्य में आप देखें तो बेमेशिया टेबेशाई। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही लंबा था, बाकी आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं थी। यदि आप एक किसी डेयरी गाय का बछड़ा 36 घंटे पहले पैदा हुआ है, उस गाय का जो तापमान भी
और उत्तेजना दोनों बढ़ी हुई है, कठोर और अस्थिर उसकी चाल हो गई है, चल मतलब ढंग से चल नहीं पा रही है, अपना सिर पीछे की ओर मोड़कर उधर यानी पेट में पीछे की तरफ मोड़ लिया सिर और देखते हुए बैठी है। तो देखो ये सब पढ़ने के बाद में अपने इतने सारे रोग पड़ते हैं बछड़े के जन्म के बाद, तो एक चीज तो यही क्लियर हो जाएगी कि अपना जो दुग्ध जवर है उसमें अपने साफ साफ लिख रखा है इसको प्रसवकाली जवन कहते हैं, प्रसवकाली मूर्छा कहते हैं, यानी ब्याने के बाद होने वाला। तो बछड़े का जन्म लिखने का कारण ही यही था कि बछड़े का जन्म हो चुका, इसका मतलब वो दुग्ध जवर की बात हो रही है यानी ब्याने के बाद में। और दूसरा मुख्य लक्षण ये दे दिया, इसमें पशु क्या करता है, अपने गर्दन को घुमा के अपनी कोख में रखता है और आप जैसे उसको सीधा करोगे वापस थोड़ी देर बाद में कोख में छुपा के रखेगा। तो ये दो विशेषताएं कह रही है कि ये किसकी बात कर रहा है, मिल्क फीवर, दुग्ध जवर की बात कर रहा है। अब अपन आंसर की बात करते हैं, तो दुग्ध जवर जो होता है, मिल्क फीवर होता है, वो किसकी कमी से होता है, खून में किसकी कमी होती है, कैल्शियम से। और ये कैल्शियम किसके माध्यम से बाहर निकल जाता है, दूध के माध्यम से। जो दूध हम निकालते हैं पशु का ब्याने के बाद, उसमें कैल्शियम क्या करता है, खून का कैल्शियम दूध में, दूध से बाहर निकल जाता है ना। तो हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा या खून में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है ना, 7-8 मिलीग्राम पर 100 ml खून हो जाती है, जबकि 12-13 होनी चाहिए। अब ये जो दुग्ध जवर है उससे संबंधित कौन कौन से उपाय करें अपन, क्या राशन में कैल्शियम दे, बिल्कुल सही है क्योंकि दुग्ध जवर में कैल्शियम कम हो रहा है, राशन में कैल्शियम दे। दूसरा क्या, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का टीका दे, बिल्कुल ऐसा टीका दे जिससे शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़े। तीसरी चीज है, हर थन के चौथाई भाग को हवा से फुलाएं और बंधे हुए चुचकों के साथ में मालिश करें। यानी ये यूं कह रहा है कि जो थन है थन में हवा डालें और जो थन है उनकी मालिश करें। तो एक चीज मुझे बताएं, मालिश करने से क्या कैल्शियम थोड़ी बढ़ जाएगा खून में, मालिश करने से थनों पर थनेला रोग तो सही हो सकता है क्योंकि उसमें दूध बंद हो जाता है। तो अभी आप इसको थोड़ा सा गलत मान के चल लें। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है कि बछड़ा देने के पहले 3 दिन, यानी जैसे बछड़े का जन्म हो गया और जन्म के 3 दिन तक आप दूध पूरा नहीं निकाले, अंशतः दुग्ध दोहन करें। तो ये सही कह रहा है, अगर आप पूरा दूध निकालोगे तो ज्यादा दूध आएगा, तो ज्यादा कैल्शियम निकल के आएगा यानी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और अगर कम दूध निकालोगे, थोड़ा थोड़ा दूध तो निकालना ही पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा निकालोगे तो वो दूध अंदर ही शरीर में रहेगा, तो कैल्शियम की पूर्ति होती रहेगी। तो मेरे ख्याल से 1, 2 और 4 ये जिसमें है ना वो सही होना चाहिए। अब देखो केवल 1, 2, 4 ये पहले में ही है, केवल 1 सही नहीं हो सकता, केवल 1 और 3 सही नहीं हो सकता, 1 और 3 क्योंकि ये भी देना है, केवल 2, 3, 4 2, 3, 4 क्योंकि ये तो देना ही देना है, और केवल 1 और 3 नहीं हो सकता। तो अपन सब कुछ देखने के बाद में इसको तो गलत मान लेंगे, 3 सही मानेंगे, तो ऑप्शन नंबर अपना फर्स्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद में निम्न में से कौन सा कथन कुक्कुट हैजा वर्ग में उचित नहीं है, यानी मुर्गियों का हैजा रोग है उससे संबंधित नहीं। देखो हैजा रोग से संबंधित 2 चीजें अपने मोटी मोटी कर रखी थी कि मुर्गियों में हैजा रोग होता है। मुर्गियों में ज्यादातर रोग वायरस से होते हैं, लेकिन कुछ एक रोग जो है जीवाणु से होते हैं, जैसे मुर्गियों का हैजा हो गया। इसके बाद में मुर्गियों में पुलोरम यानी दस्त हो गया, सफेद दस्त, है ना। अब अपन को ये पता होना चाहिए कि ये जीवाणु से होता है, बाकी चीजें अपन को नहीं पता, जैसे ये सभी कुक्कुट वर्गों में प्रभावित करता है, एक बार के लिए मान लेते नहीं पता, ये संक्रामक रोग है जैसे नहीं पता है। फिर इसके बाद में प्रभावित पक्षी हाँफते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, सांस लेने में परेशानी होता है, हमने इसको काई में पढ़ रखा रानी खेत में, तो इसका भी नहीं पता। लेकिन लास्ट में आ रखा है ये विषाणु द्वारा होता है, इसका हमें पता है क्योंकि मैंने क्या लिखाया था और आपको बुक में भी दे रखा है, हैजा कहीं से होता है, जीवाणु से। इसका मतलब ये लास्ट वाली लाइन क्या है, गलत। और ये पूछ क्या रहा है कि हैजा के संदर्भ में कौन सा उचित नहीं है, यानी इन चारों लाइन में से एक लाइन ऐसी है जो उचित नहीं है। तो उचित है केवल 4 उचित नहीं है, केवल 1 उचित नहीं है, 1 तो उचित है भैया, ये चौथा ही लग रहा है अपन को। क्यों? क्योंकि ये विषाणु से नहीं होता है, ये जीवाणु से होता है। तो अपन को तो उत्तर यही मिल गया, बाकी ये सारी चीजें अपन सही मान लेंगे, यानी ये भी सही थी, ये भी सही थी, ये भी सही थी, ये तीनों तो सही थी। आंसर ये हो जाएगा, आंसर ये होगा क्योंकि गलत मांग रहा है ये, तो ये हो जाएगा आपका कि ये विषाणु द्वारा नहीं है, ये जीवाणु जनित है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस स्थान पे, ये बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन था, डिंडोल बस्सी में 2012 सुपरवाइजर में भी आ चुका है। फिर इसके बाद में पशु परिचर, हाँ भैया, जिन बच्चों ने जी तोड़ मेहनत की एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जिनके बहुत अच्छे जोन में है, जो मैंने अभी आपको कट ऑफ बताई है, अगर आप बहुत अच्छे जोन में हो, उसके आसपास हो, तो निश्चित रूप से आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, नौकरी का आनंद लीजिए। पर अगर आप इस कट ऑफ से थोड़ा दूर हैं तो आपके लिए बैक टू बैक, आप ये मान के चलो कि आपकी किस्मत, आपका बहुत अच्छा समय कि आपने एक एग्जाम दिया नहीं, दूसरा एग्जाम आपका जो इंतजार कर रहा है। जो बच्चे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर चुके, उन बच्चों के लिए इससे अच्छा स्वर्णिम अवसर आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर 150 क्वेश्चन जो आएंगे, इन 150 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन एलिमेंट्री के और 60-70 क्वेश्चन जो है आपके एग्रीकल्चर के, सॉरी एग्रीकल्चर क्या, राजस्थान जीके के।
तो कुल मिला के आपके पास में 100 से लेकर 110 क्वेश्चन का मैटर तो अभी आप लोग रनिंग में पढ़ ही रहे थे। अब आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स 10th लेवल की और थोड़ा सा जनरल साइंस यानी 40 से क्वेश्चन का मैटर आपको थोड़ा बहुत देखना है। और किसी बच्चे के अगर ये 110 क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल के हैं तो 6000 पदों में उसका स्थान वैसे ही फिक्स हो जाता है। यानी एक बच्चे तो जीरो से स्टार्ट करेंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, और एक जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में मेहनत की पर 1 नंबर 2 नंबर 5 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन से रह गए, उन बच्चों के पास इससे अच्छा स्वर्णिम मौका आ ही नहीं सकता। ये सबसे अच्छा मौका, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री अभी आप लोग पढ़ रहे हो और उसी को वापस आपको रिवाइज रखना है 2-3 महीने और मई जून तक इसका एग्जाम हो जाना है। और वही राजस्थान जी के जो आप पढ़ रहे हो जहां आप ये कह रहे थे कि यार इसमें फला लोक गीतों में से नहीं आया, संगीत में से नहीं आया, नृत्य में से नहीं आया, संतों में से नहीं आया, उसमें से नहीं आया, हवेलियों में ये नहीं आया, वो नहीं आया, वो सारी की सारी चीजें आपके काम आ सकती ऐसे कैसे। और पशु परिचर एकमात्र राजस्थान का ऐसा एग्जाम होगा जिसमें आप जब नौकरी लगोगे तब आप पशु परिचर 4th क्लास नौकरी में जाओगे, लेकिन रिटायरमेंट आप एक डॉक्टर की हैसियत से लोगे। इसलिए एक अच्छा मौका है, आप हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में जो है आकर इस जो है बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद में खालिस्तान एक जीवाणु जनित रोग है। भैया आपको 4 रोग दे रखे हैं, उनमें से जीवाणु जनित रोग देखना है। पहला फुट एंड माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज एफएमडी। तो एफएमडी आपको पता है वायरस होता है, विषाणु जनित होता है। दूसरा था रक्त स्त्रावी पूर्ति जीव रक्त था, हालांकि इसकी हिंदी से समझ में नहीं आया। जिन बच्चों को इसकी इंग्लिश आती थी, इंग्लिश में होमेर्जिक सेप्टिसीमिया दे रखा था। एक बार के लिए मान लेते हैं इंग्लिश आपको नहीं आती है, इसको एक बार छोड़ देते हैं। फिर 3 नंबर पे मिल्क फीवर, मिल्क फीवर जीवाणु से नहीं होता, कैल्शियम की कमी से लिखाया हुआ है। और रानीखेत भी कहां से होता है, वायरस से होता है। अगर आपको ये तीनों भी आपस में पता चल गए तो चौथा आप अपने आप ही कर लेते कि ये हो गया। वैसे ये जो एचएस है, होमोर्जिक सेप्टिसीमिया, जिसको हिंदी में रक्त स्त्रावी पूर्ति जीव रक्तता कह रखा है, इसका मतलब होता है क्या, ये होता है आपका गलघोटू रोग। और मैंने एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा भी रखा है कि खुपरा तो वायरस है, खुपरा का नाम वायरस है, यानी खुरपका मुंह पका, यानी एफएमडी वायरस से होगा, यानी पशु प्लेग इससे होगा, और रानीखेत वायरस से होगा। तो देखो ये दोनों तीनों तो यही आ गए, तो आपके ये वैसे ही निकल रहा था। बाकी इसकी टफ जो हिंदी है ना वो काफी टफ आई थी, है ना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि चारे की लागत का दुग्ध उत्पादन के लागत के कितने % पड़ती है। ये यूं कहना चाह रहा है कि कोई पशु अगर 100 रुपए का दूध देता है, 100 रुपए का अगर दूध देता है तो उस दूध में उसके चारे के ऊपर कितना खर्च आया। क्या 100 रुपए का जो दूध देता है उस पे उसकी लागत पे 90 से 95% खर्च आता है, या 40 से 50%, या 40 से 50 रुपए का खर्च आता है, या 60 से 70% का खर्च आता है, 60 से 70%, या 75 से 80% आता है। तो देखो मोटा मोटा अगर कोई पशु 90 से 95, अगर 100 रुपए का दूध देता है, 90 से 95 रुपए चारे पे खर्च हो गए तो फिर बचे क्या, ये असंभव है। 40 से 50 मतलब आधी बचत हो रही है, 70 से मतलब आधी से थोड़ी सी कम बचत हो रही है, और 75 से भी इसका मतलब कोई बचत नहीं हो रही। तो देखो मैंने मुर्गी पालन आपको पढ़ाया, तब भी कहा था कि मुर्गी पालन में सबसे ज्यादा खर्चा उसके आहार पे होता है। कितना % होता है, 60 से 70% उसके आहार पे खर्चा होता है ना। तो यहां भी यही है, अगर कोई पशु 100 रुपए का दूध दे रहा है तो उसके चारे पे खर्चों पे ऊपर कितना चला जाता है, 60 से 70%। अपने पास बचत कितनी रहती है, 30 से 40%। यानी 100 रुपए का दूध बेचने पे 60 से 70 रुपए तो उसके आहार पे खर्च हो गए और 30 से 40 अपनी बचत होगी। तो इसका आंसर 60 से 70 रहेगा भैया, ऐसे आप इसको समझ सकते हो। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है, एकदम इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको मिलाना था। चावल का नाम ओराइजा सेटाइवा है, मूंगफली का एराकिस हाइपोजिया है, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम है, और कपास का गोसिपियम है। तो देख लो एम ए थर्ड 2 जगह है, फिर बी के अंदर है 4th, बी में 4th, ये रहा, ये लो, ये मिल जाएगा, एम ए 3rd बी में 4th, 2 से ही। वैसे ये बहुत इजी क्वेश्चन था, सबको आता था। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि मृदा गठन का यांत्रिक विश्लेषण किसके आधार पे करते हैं। ये थोड़ा सा सॉइल साइंस का डीपली क्वेश्चन था कि जो मृदा गठन यानी सॉइल टेक्सचर है, मृदा का कणाकार है, इसका गठन कौन से विश्लेषण के आधार पे करते हैं। कुछ वैज्ञानिक हुए हैं, फोरियर, स्टॉक, बियर, ओम, तो ये भैया स्टॉक के नियम पे आधारित होता है। फिर इसके बाद में अमेरिकी मृदा व्यवस्था, जो अमेरिकन सॉइल सोसाइटी है, इसके अनुसार मृदा कोटि का मतलब होता है मृदा के ऑर्डर यानी वैसे गण भी बोल देते हैं अपन शुद्ध हिंदी में। मृदा को कितने गणों में बांटा गया, तो भैया मृदा को बांटा गया 12 गणों में। और ये क्वेश्चन भी लगभग कई जगह लिखा हुआ, कई जगह सुना हुआ है, बीएससी वाले बच्चों के लिए बहुत इजी था, तो इसमें आएगा 12। फिर इसके बाद में है जेली बनाने के लिए, भैया ये सबसे इजी क्वेश्चनों में एक था कि जेली अमरूद की बनती है, कच्चे अमरूद की। कच्चे अमरूद में क्या होता है, पेक्टिन ज्यादा होता है और अम्ल ज्यादा होता है, तो मेनली पेक्टिन होता है। अगर दोनों एक ही ऑप्शन में होते कि पेक्टिन व अम्ल व शर्करा,
तो अपन दोनों कर देते, लेकिन अम्ल से ज्यादा पेक्टिन चाहिए, तो पेक्टिन आंसर हो जाएगा। जेली बनाने के लिए कितना पेक्टिन चाहिए? 1%। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकनी मिट्टी के कणों का माप। चिकनी मिट्टी मतलब आप इंग्लिश में पढ़ते तो आपको ये मिलता क्ले मिनरल या क्ले सोयल। तो क्ले मृदा आपको पता है ये बार बार शायद एक बार सुपरवाइजर में 2015 में आया हुआ है, 18 में शिल्ट आ गया था, है ना। तो ये बहुत इजी था, 0.002 से कम होता है, यानी 2 से पहले 2 पॉइंट। और इसका आपको वर्गीकरण पता ही है, सबसे पहले मोटी बालू होती है, फिर महीन बालू होती है, फिर शिल्ट होता है, वो सबको पता है, ठीक है। तो लगभग ये है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है सिंचाई योजना। इसमें देखो आप इंग्लिश हिंदी पढ़ते हो तो इससे कोई ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन आप जब इसकी हिंदी पढ़ते तो इसमें लिखा हुआ था इरिगेशन शेड्यूल, सिंचाई योजना इरिगेशन शेड्यूल। अपने स्पष्ट रूप से अपनी बुक में ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेज में इसके बारे में बात की कि इरिगेशन इंटरवेल क्या होता है, एक सिंचाई से दूसरी सिंचाई के बीच में आज पानी दे दिया, अब दूसरी सिंचाई में कब पानी देना है, इसके गैप को इरिगेशन इंटरवेल कहते हैं। इरिगेशन पीरियड, इसके अलावा इरिगेशन शेड्यूल। इरिगेशन शेड्यूल का जैसे मैं कहूं बच्चों आपका शेड्यूल क्या है, तो आप कहोगे इतने घंटे हिंदी पढ़ रहा हूं, इतने घंटे ये पढ़ रहा हूं, इतने बजे सो रहा हूं, इतने बजे खा रहा हूं, इतने बजे ये कर रहा हूं, तो आपका एक शेड्यूल हो गया। तो सिंचाई का शेड्यूल क्या होता है, कब देनी है सिंचाई, कितनी देनी है सिंचाई, किससे देनी है सिंचाई, यानी किससे मतलब क्यारी से दोगे, फुहारों से देगी ये। फिर कब देना है मतलब आज दे दी तो कितने दिन बाद, फूल की अवस्था पे देख, उसके पेगिंग की अवस्था पे देख, उसके डंठल बढ़ते समय, मतलब जो भी अवस्था वो पे दे, और कब दे, कितनी देर, कैसे दे, ये बताता है शेड्यूल। तो देखो पहला है फसल में पानी कितना दे, ये भी आएगा। फसल में पानी देने की आवश्यकता कब है, ये दे। पानी का स्रोत ये शामिल नहीं होगा, क्योंकि आप चाहे ट्यूबवेल से दो, चाहे कुएं से दो, चाहे तालाब से दो, चाहे नहर से दो, चाहे नदी से दो। इरिगेशन शेड्यूल का मतलब ये नहीं है कि आप पानी कौन से स्रोत से दे रहे हो, हाँ ये है कब दे रहे हो, कितना दे रहे हो, कैसे दे रहे हो। विधि पूछ सकते हैं कि फंवारे से है, ड्रिप से है, कैरी से, लेकिन पानी का स्रोत नहीं पूछेगा कि आप कुएं से पानी ला रहे थे, ट्यूबवेल से ला रहे थे। तो आपका पहला और दूसरा इसमें सही हो जाएगा। तो केवल 1 और 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और जिन बच्चों के अच्छे कंसेप्ट क्लियर थे उनको बहुत फायदा हुआ इस क्वेश्चन से, लेवल से। हाँ भाई, इसके बाद में मक्का की फसल में होने वाली वर्दी अवस्थाओं का सही क्रम व्यवस्थित करना है। अब इसमें भी देखो बच्चों थोड़ा सा हिंदी में आप लोगों को अटपटा लगा होगा। रोपण का मतलब था प्लांटेशन, और सिल्किंग का सिल्किंग था, गुच्छे बनने का था अपना टेशलिंग, जो नर पुष्प होता, और शरीर क्रियात्मक परिपक्वता को हो गया फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, फिजियोलॉजिकल। अब आपको ये पूछ रहा है कि मक्का की फसल में वृद्धि की अवस्थाओं को सही क्रम में, तो देखो मक्का में सबसे पहले अपन बीज लगाएंगे, प्लांटेशन होगा। प्लांटेशन के बाद में फिर उसमें फूल आएगा। फूल में सबसे ज्यादा दिक्कत यही हुई बच्चों की, गलती यही हुआ। जिन बच्चों को ये याद आ गया कि पहले मादा पुष्प निकलते हैं, उन्होंने 2 नंबर पे शिल्किंग कर दिया, और जिन लोगों को ये लग रहा था कि पहले नर पुष्प निकलते हैं, उन्होंने ये कर दिया। तो देखो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैंने काफी बार कहा भी ऑनलाइन ऑफलाइन और अपनी किताब में भी, मक्का में प्रोटोएंड्री है ये। तो मक्का में पहले नर पुष्प निकलते हैं, प्रोटोएंड्री, जिनके नर जन्नांग पहले परिपक्व हो। तो पहले तो अपन प्लांटेशन करेंगे, 2 नंबर पे उस पे क्या निकलेगा, टेशल, 3 नंबर पे उसमें मादा जन्नांग निकलेंगे, और 4 नंबर पे ये हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा 1 3 भाई, 1 नंबर पे ये, फिर 3, फिर 2 और 4, 1 3 2 4, ये सही हो जाएगा। ये इसकी वृद्धि की सही अवस्था है। और जिन्होंने 1 2 और 3 और 4 ले लिया ना, उसके गलत हो गया, क्योंकि कई बच्चे यहां तक चले गए, 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, 4 ले लिया, ये इधर वाला तो गलत होना ही है। तो मक्का प्रोटोएंड्री है, पहले उसमें टेशल निकलता है, नर पुष्प, है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट है किसी आदर्श स्क्वैश में, सबसे इजी क्वेश्चन में एक था स्क्वैश बोले तो पानक, पानक के अंदर जो टीएसएस तो 40% और फलों का भाग 25%। तो ये सीधा सीधा आंसर था इसका, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, 25%। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था। आम, तो भैया ये अपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा, आम में ओल्यूर वेलाई कोलम्बन है, अंगूर में जो है 110 आर है, और बेर का वानस्पतिक नाम सीधा सीधा याद है, जिजिपस न्यूमिलेरिया। मीठा संतरा रुक्ष नींबू है। तो बेर से देखो आप डी में 1, ये लो, किसी में नहीं है, डी में 1 से याद हो जाता है। बेर का तो सबको आता है वानस्पतिक नाम, ये लो, ये हो गया A4 B3 C2 और D1। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है कि भारत में 2020-21 में दूध की उपलब्धता, देखो एक्चुअल में तो 2020-21 में 427 थी, फिर इसके बाद में 427 के बाद 433 थी, और अभी वर्तमान में 459 के आसपास है। अब इसमें 400 वाली लाइन का एक ही था, तो 444। हालांकि इस क्वेश्चन पे रिट्वीट लगे तो हो सकता है कि कुछ इधर उधर हो जाए, बाकी 427 था और 444 इसका आंसर मानना चाहिए। फिर इसके बाद में
सूची, इसको इससे मिलाना है। तो सबसे पहले फेरस एल्यूमिनियम की विषाक्तता जिप्सम के साथ, फिर इसके बाद ये, तो देखो हमने कहा था कि इनमें से जो अम्लीय मृदा में फेल मनकू, फेरस एल्यूमिनियम मैग्नीज कॉपर, तो फेरस एल्यूमिनियम हो जाएगा। अम्लीय मृदा में येलो। फिर जिप्सम से कौन सी मृदा सुधरेगी? सोडिक मृदाएं होती क्षारीय मृदाएं। फिर जिसकी विद्युत चालकता ज्यादा हो वो लवणीय मृदाएं, क्योंकि लवणों में ज्यादा होती है, उच्च लवणीय हो जाएगी ये। तो भैया देख लो एम ए थर्ड और एम ए थर्ड दो जगह है। फिर बी के अंदर है, बी के अंदर हो गया फर्स्ट, एम ए थर्ड और बी में वन, एम ए थर्ड और बी में वन, ये लो ये हो गया एम ए थर्ड, बी में वन, सी में टू और डी में फोर। ये भी बिल्कुल आसान था। फिर इसके बाद में दूध को ठंडा करना, एल टी, ये अपनी बुक में अच्छे से दे रखा है, आपको पता है। लो टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टाइम, ये 63 हो जाएगा। हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट टाइम, ये 72 हो जाएगा। वीएसटी 153 से 135 से ये हो जाएगा। और ठंडा करना हो जाएगा 4 से 5। तो भैया आप देख लो सीधा सीधा एक के अंदर है थर्ड, एम में थर्ड, ये लो। इसके अलावा किसी में है ही नहीं। बी में 4 हो गया, ये बी में, ये आ गया आपका बी, एक मिनट, एक के अंदर आ गया आपका थर्ड। फिर इसके बाद में ये ए हो गया। बी के अंदर आ गया आपका फोर्थ, बिल्कुल सही है, बी में फोर्थ। सी के अंदर आपका आ गया, सी के अंदर आ गया आपका 2 और डी के अंदर आ गया आपका 1, ये रहा, डी के अंदर आ गया 1। ए में थर्ड, बी में फोर्थ, सी में आपका 5 शुक्रिया आ गया 2 और ये आ गया डी में 1। ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ये थोड़ा सा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है निम्न में से सम्मिश्र, हिंदी में समझ में नहीं आया, इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ये था कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का मतलब है जिसमें 2 प्राथमिक पोषक तत्व हों। कितने प्राथमिक पोषक तत्व? प्राथमिक पोषक तत्व तो हो, लेकिन प्राथमिक पोषक तत्व 2 हो, चाहे नाइट्रोजन फास्फोरस हो, चाहे फास्फोरस पोटेशियम हो। एसपीएसपी के अंदर एक ही प्राथमिक पोषक तत्व होता है, सल्फर, बाकी कैल्शियम और वो प्राथमिक नहीं है। यूरिया के अंदर एक ही होता है, नाइट्रोजन 46। एमओपी में एक ही होता है, पोटेशियम। डीएपी में 2 होते हैं, नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, नाइट्रोजन 46 और फास्फोरस 18 होता है। तो ये भैया आपके सॉरी नाइट्रोजन 18 और फास्फोरस 46 होता है। तो आपके 2 प्राथमिक पोषक तत्व आगे डीएपी में, तो ये हो गया। और मैं बार बार आपको कह भी रहा था कि इनमें आपको 2 ही याद करने हैं। यूरिया तो होता है एकल यानी स्ट्रेट, और डीएपी को आपको याद करना है कॉम्प्लेक्स संयुक्त जटिल। तो इंग्लिश से पता चल जाएगा, हिंदी में थोड़ा सा मिश्र अलग था। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है पशु परिचर। भैया आप लोगों को मैंने बता दिया इसकी महत्ता के बारे में। फिर इसके बाद में निम्न में से कौन सी फसल नींबू वन से संबंधित है? तो नींबू से देखो किन्नो भी संबंधित है, मीठा संतरा भी है, कटहल नहीं है, मैंड्री नहीं है। तो 1 2 4, तो कौन से ऑप्शन में 1 2 4 ये हो जाएगा आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 21। फिर इसके बाद में आता है अपना क्वेश्चन नंबर 22, टीकाकरण। तो टीकाकरण देखो कौन से रोग के लिए लेंगे? टीकाकरण जो जीवाणु विषाणु से होता हो उसके लिए टीकाकरण लेते हैं। तो देखो पहला रोग दे रखा है अपने क्लॉट। तो ये जो ब्लॉट है, ये सॉरी क्लॉट नहीं है ब्लॉट है। तो ब्लॉट जो रोग है उसको कहते हैं अपन किसको? आफरा को। तो आफरा में टीकाकरण नहीं करते हैं। आफरा में तो अपन क्या करते हैं? ट्रोकार कैनुला से गैस निकालते हैं। दुग्ध जवर में कैल्शियम की कमी होती है तो कैल्शियम दे। ब्लैक क्वार्टर यानी लंगड़ी, तो लंगड़ी रोग जीवाणु जनित है और इसमें टीकाकरण करते हैं। और मेस्टाइटिस थनैला, तो थनैला रोग में भी टीकाकरण से पहले अपन क्या करते हैं कि जैसे थनों के अंदर अपन थन साइपन वगैरह, ये तो सबसे ज्यादा टीकाकरण का जो है आवश्यकता ब्लैक क्वार्टर में है क्योंकि ये जीवाणु जनित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है पिशुओं के द्वारा, और इसको इंग्लिश में दे रखा था माइट्स या टिक या माइट, यानी चिचड़ियों के द्वारा, पिशुओं के द्वारा होने वाला रोग। तो देखो पहला है बेबियोसिस। वैसे तो देखो जिन्होंने अच्छी पढ़ाई कर रखी थी उनको पता था कि जो चिचड़ी जवर है, जो टिक फीवर है, वो बेविश या बाइजेमिना नामक चिचड़ी प्रोटोजोआ से होता है। तो वो वैसे पहचान गए थे। बाकी अगर आप नहीं पहचानते तो ये पढ़ लेते। एंथ्रेक्स रानीखेत जो है वायरस से होता है। एंथ्रेक्स जो है बैक्टीरिया जीवाणु से होता है। मेस्टाइटिस थनैला भी एक जीवाणु से होता है। तो ये 3 तो जीवाणु से होते, चिचड़ियों से नहीं होते। तो अपने आप आंसर बच गया बेबियोसिस। फिर इसके बाद में है गाजर की इनकी किस्में दे रखी है। इसमें भी भैया बहुत इजी थी। गाजर की मैंने बता रखी थी पूसा अशिता, लेकिन कुछ बच्चों ने पूसा मेघना कर दी होगी। फूल गोभी की इसके अंदर थी आपकी कौन सी? पूसा मेघना थी। इसके बाद भिंडी की अर्का अनामिका, और लहसुन की भीमा पर्पल थी। तो देख लो एम में आप देखो सबसे पहले एक के अंदर आ गया थर्ड, एम में थर्ड, 2 में दे रखा है एम में थर्ड। फिर इसके बाद फूल गोभी में आपके आ गया फोर्थ, बी में 4। तो ये हो गया भैया एम में थर्ड, बी में 4, सी में 1, डी में 2। फिर इसके बाद नेक्स्ट राजस्थान में निम्न में से कौन सी फसल उगाने के लिए नारकोटिक्स विभाग,
जो नारकोटिक्स विभाग है वो कौन सी फसल की इजाजत देता है? तो क्लास में मैंने कहा था कि ये अगर आप बिना लाइसेंस के उगाते हो तो इलीगल है, गवर्नमेंट आपको पट्टा देती है और उसी पट्टे के आधार पे आपकी उपज को भी सरकार ही खरीदती है। और मैंने कहा था इससे मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन ऐसी ऐसी चीजें बनाई जाती है जिससे जो है असाध्य रोगों का इलाज होता है, कैंसर वगैरह में दर्द होता है, दर्द निवारक गोलियां बनती है। हेरोइन को नींद का भगवान भी कहते हैं, तो उसका नाम था अफीम यानी ओपियम। और यहां देखो अफीम का वानस्पतिक नाम दे दिया तो पेपेवर सोमनिफेरम, ये इसका आंसर हो जाता। बाकी तो अपने औषधि पौधों के नाम ही नहीं थे। बीजों को उनके वर्गों के प्रारंभिक स्तर के आधार पे, यानी जो बीज बनाते हैं अपने उनके आधार पे, तो क्या सबसे पहले केंद्रक बीज आता है, क्या प्रजनक आता है, क्या आधार आता है, प्रमाणित आता है? तो भैया ये बिल्कुल सही है, सबसे पहले केंद्रक बीज बनता है, फिर प्रजनक बनता है, प्रजनक से आधार और आधार से प्रमाणित। तो 1 2 3 4 जिस ऑप्शन में वो सही है, 1 2 3 4 ये हो गया। फिर इसके बाद बीजामृत, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो प्रैक्टिकली था, जो बच्चे विभागीय टच में थे उनको थोड़ा सा सहूलियत हो गई होगी बीजामृत, क्योंकि ये कृषि विभाग में काम करने वाले कार्मिकों को तो इसके बारे में काफी अच्छी ट्रेनिंग भी दी जाती है, क्योंकि आजकल जैविक खेती पे जोर दे रहे हैं। बीजामृत यानी बीजों को उपचारित करने के लिए एक विशेष प्रकार का काढ़ा साग बनाते हैं। तो भैया इसमें सारी चीजें काम में लेते हैं, पशुओं का गोबर भी लेते हैं, मूत्र भी लेते हैं, चूना भी लेते हैं। अप्रयुक्त मृदा, अप्रयुक्त मृदा का मतलब हो गया ऐसी जमीन जिसपे खेती बाड़ी नहीं होती हो, जैसे पीपल के नीचे की, बरगद के नीचे की, जिस जमीन पे अपन खेती बाड़ी नहीं करते। पीपल बरगद के नीचे की जो जमीन होती है ना, खेजड़ी के नीचे की भी ले सकते हैं, उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उसको अपन उस कांटे में डालते हैं, वो सूक्ष्म जीवाणु जो बीजों में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो बीजामृत में सारे ही आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 1 नंबर पे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है कि कॉल फसलें। तो भैया मैंने कहा था कॉल फसल, कॉल क्रॉप्स, ये अपना अच्छे से पढ़ा हुआ है, लिखाया हुआ है, बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ऐसी फसलें जो पाले को बहुत ज्यादा सहन कर लेती हो, जो प्रोटोगाइनी हो, है ना। तो कॉल फसलें हैं गांठ गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, केले, ये सारे। तो इसमें दो ही ऑप्शन दे रखे अपने, और अपने सिलेबस में भी दो, ये फूल गोभी, पत्ता गोभी। तो 1 व 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 3। फिर इसके बाद निम्न में से किसमें राइबोफ्लेविन? तो राइबोफ्लेविन भैया बहुत बार टेस्ट में, ऑनलाइन ऑफलाइन, बील पत्र में, क्योंकि बील पत्र में विटामिन B2 होता है और विटामिन B2 को ही क्या बोला जाता है? राइबोफ्लेविन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। फिर इसके बाद में मवेशियों का जो शेड होता है, शेड का मतलब जो हो गया कि जो पशु आवास है, जो अपनी तिबारी होती है, उसको आप जो है किस दिशा में रखेंगे? तो भैया इसको लेकर थोड़ा सा विवादास्पद है। आपकी ऐसे होती है लंबाई और चौड़ाई, देखो इधर तो हो गया उत्तर, इधर हो गया दक्षिण, इधर हो गया पश्चिम, और इधर हो गया पूर्व। तो देखो आपकी 12th की किताब तो ये कहती है कि लंबाई चौड़ाई जो है ना वो यूं रखनी चाहिए, पूर्व पश्चिम की ओर लंबाई चौड़ाई रखनी चाहिए। जो अपनी पशु आवास है उसकी यूं लंबाई और चौड़ाई तो पूर्व पश्चिम में, और जो उसकी चौड़ाई है वो रहनी चाहिए उत्तर दक्षिण में। वो तो उन्होंने तो ये दे रखा है। अब ऐसे लंबाई हो गई, लंबा ऐसे हो गया ना, तो सूर्य देव पूर्व में उगते हैं, तो 12th में तो ये दे रखा है। लेकिन मेरे हिसाब से इसे पूर्व में उगेंगे तो पूरे पशुओं को जो है आराम से जो है सूर्य का प्रकाश कम आ पाएगा, उतना ढंग से नहीं आएगा। जबकि कुछ ऑथेंटिक किताबों में उत्तर दक्षिण भी, जैसे ऐसे देख लेते हैं, ये उत्तर दक्षिण और ये हो गया अपना पश्चिम पूर्व। अब अपन लंबाई यूं करके देखते हैं, ये लंबा कर दिया अपने पशु आवास को, और ये पूर्व के अंदर सूर्य भगवान है और ऐसे पशु है। तो अगर ऐसे सनलाइट आएगी तो सबके ऊपर आएगी। अब ये क्वेश्चन जो है 12th की बुक से माने, ऑथेंटिक से माने या डिलीट माने, जो भी है, तो इसका आंसर देखो पूर्व पश्चिम 12th के हिसाब से, उत्तर दक्षिण जो मेरे हिसाब से ये भी है, और मैंने उत्तर दक्षिण भी लगाया। दोनों स्थिति मैंने आपको बता दी है। अब कौन सा इसमें क्या मानते हैं? इसके बाद में नेक्स्ट है मवेशियों में किसी जानवर के कुल भोजन की पूर्ति के लिए मोटे चारे और बचे हुए चारे की। तो भैया देखो मोटे चारे होते हैं रफेजेज, मोटे चारे, है ना, और एक होते हैं अपने दाने। तो देखो मोटे चारों के अंदर क्या आता है? अपने जैसे गेहूं का भूसा, बाजरे की कड़बी, ये सब आते हैं। और दानों के अंदर क्या आते हैं? अपना बंटा, चंटा, बाटा, दाना, राती भी इनको कंसंट्रेट कहते हैं। तो किसी भी पशु को रफेजेज खिलाने चाहिए 2/3 और दाने खिलाने चाहिए 1/3। 2/3 को अगर हल करते हैं तो ये होता है 66%, और ये होता है दाना होता है अपना 33%। यानी अगर किसी पशु को 100 किलो आहार देना हो, किसी पशु को, हालांकि देते नहीं, 100 किलो बहुत होता है, तो 66 किलो तो उसको खागला, कड़बी, भूसा ये दें, और 33 किलो उसको बंटा, दाने, जो जैसे अपने जो है गुआर की चूरी हो गई, गेहूं का और
जो का दलिया हो गया वो दे। तो इसमें 2/3 1/3 वाला सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। और ये अपनी एग्री मूल बुक में मोटे मोटे अक्षरों में साफ साफ लिखा हुआ है, जो बहुत कम किताबों में मिलेगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है यूरिया। इनमें नाइट्रोजन का मिलान करना है आपको, तो यूरिया में सारी दुनिया को ही पता है कि 46% होती है। सोडियम नाइट्रेट मैं मैराथन क्लास में बता रहा था 16% होती है। 0 16 12 एनपीके ये ग्रेड होती है, यानी इसमें नाइट्रोजन 0 है, फास्फोरस 16 है, पोटेशियम 12 है, तो ये 0 हो गई सीधी सीधी। और डाई अमोनियम फोस्फेट में 18 हो गई, तो एक के अंदर 2, ए में 2, 2 जगह है। फिर इसके अंदर सोडियम नाइट्रेट में आ गया बी के अंदर 3, तो बी में 3, ये लो ये मिल गया, 2 मिलाते मिल जाते थे, ए में 2, बी में 3, सी में 1, डी में 4। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि फलीदार बीजों में क्षति का आकलन करने के लिए फेरिक क्लोराइड परीक्षण है किया जाता है, किस प्रकार का। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। फेरिक क्लोराइड जो अपूर्ण फलियों में करते हैं वो किसका परीक्षण के लिए किया जाता है, तो ये परीक्षण किया जाता है भैया आपका, कुछ लोगों ने इसमें जो है केमिकल भी माना है, कुछ में फिजियोलॉजिकल माना है, लेकिन मोस्टली जो है ना जितना अपन ने देखा है यांत्रिक इसमें सही है, मैकेनिकल जो एनालिसिस होता है उसके लिए किया जाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है निम्न में से अपत्रणनाशी का उदाहरण कौन सा। अगर आप हिंदी पढ़ते तो इस क्वेश्चन में श्योरली आप जो है परेशान हो जाते, पर इसमें अपत्रणनाशी को कहते हैं वीडीसाइड। वीडीसाइड यानी निम्न में से खरपतवारनाशी का उदाहरण कौन सा है, क्या ग्लाइपोसेट है, क्या मोनोक्रोटोफॉस है, क्या एलिथ्रीन है, क्या जीरान है। तो देखो इनमें से मोनोक्रोटोफॉस कीटनाशक है, ये भी कीटनाशक है, एलिथ्रीन भी कीटनाशक है, और जो जीराम है ना वो फफूंदनाशक है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, ग्लाइपोसेट केवल एक, ये हो गया। ग्लाइपोसेट का तो अपन बार बार लिखते ही हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है इधर जो है रोग दे रखे हैं और एक उधर लक्षण दे रखे। अब जो देखो इसमें हिंदी का बहुत अच्छा लेवल दे रखा था, यानी हिंदी में समझ में नहीं रहा था। ये पहला दे रखा पदाश्य रोग, आप इंग्लिश पढ़ते तो ये था एफएमडी रोग। और इधर मेस्टाइटिस, मेस्टाइटिस को हिंदी में कहते हैं थनेला रोग, और उसने ऐसे मेस्टाइटिस दे दिया मेरेक। तो देखो पदाश्य रोग एफएमडी के अंदर देखो इनमें से कौन सा होगा, मुख के अंदर छाले होंगे, क्योंकि खुर पका मुंह पका में खुर भी पक गया और मुंह भी पक गया, तो इसमें हो गए मुंह में छाले। फिर मेस्टाइटिस, मेस्टाइटिस यानी थनेला, तो थनेला में थन से संबंधित हो जाएंगे ये। तो दो चीजें मिल गई तो अपने आप मिल जाएंगे, ए के अंदर 3rd और बी के अंदर 4th। तो ए में 3rd और बी में 4, ये रहा, ये अपने आप मिल गया। फिर सी में 1 हो जाएगा, मेरे एक रोग के अंदर हो गया 1, और डी के अंदर क्या हो गया 2, किटोसिस में हो गया 2, जानवर जो है गोला बनाते हुए चलता है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको भले ही पेपर का पैटर्न थोड़ा अटपटा था, लेकिन थोड़ा सा ठंडे दिमाग से कर रहे थे तो आंसर सबके आ रहे थे। फिर इसके बाद भैया पशु परीचर के लिए आप जी तोड़ मेहनत करें। जिन बच्चों का किनारे पे जाके रह गए हैं उनके लिए सबसे स्वर्णिम दौर है, जिंदगी बदल जाएगी। फिर इसके बाद में जल अपर्दन के चारों प्रकारों को आरोही क्रम में, आरोही और अवरोही में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। आरोही होता है कम से अधिक की ओर, जैसे जो लोग पर्वतों पे चढ़ते हैं उनको आरोहण कहते हैं। तो जो चढ़ते हैं पहले छोटी सी मतलब नीचे से चढ़ेंगे, यानी 0 मीटर से शुरुआत करेंगे, अभी धरातल पे ही है, फिर 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर, फिर इसके बाद में 200 मीटर 300 मीटर। तो जो पर्वत पे जाएगा कम से अधिक की ओर जा रहा है तो उसको कहेंगे अपने आरोही, है ना। तो कम से अधिक की ओर। तो जल शरण की 4 अवस्थाएं बता रखी आपने, बो पा री है, बोछार परत रिल अवनालिका, है ना। तो इसमें देखो बोछार तो दे नहीं रखी, रिल दे रखी, परत दे रखी, अवनालिका दे रखी है। तो पहले नंबर पे परत होती है, फिर 2 नंबर पे रिल होती है, और 3 नंबर पे अवनालिका होती है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 2 1 3। तो देख लो इसमें 2 1 3 का है, ये रहा 2 1 3, तो 36 में ये हो गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है ऊंट प्रबंधन से संबंधित, क्या ऊंटने के दूध में उच्च विटामिन सी होता है, और ये तो बिल्कुल सही है, उच्च विटामिन सी होता है, इसलिए इसकी निधानी आयु अधिक होती है। यानी विटामिन सी ज्यादा होने के कारण इसका दूध जल्दी नहीं फटता, गर्म करेंगे तो फटेगा, बाकी इसे 8-10 घंटे तक नहीं फटेगा। तो ये भी एकदम सही है। फिर ऊंटने के दूध से दही बनाना कठिन है, ये भी सही है। दही बनाना, आज कई लोगों ने इसको उल्टा पढ़ लिया कि ऊंटने के दूध से दही बनता है, कि कठिन पड़ा ही नहीं, तो वो अटपटी उसमें चले गए सिचुएशन में। तो देखो दही बनाना कठिन इसलिए इसमें किण्वन बहुत कम होता है ना। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन सही है। तो 1 व 2 दोनों सही है। फिर इसके बाद में वाणिज्यिक तौर पे खजूर, तो खजूर को किससे प्रवर्धित कर सकते हैं। आप अगर इसकी हिंदी पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश में आपको पहला है जो वाहक अपरिभूस्थारी, इसका ऑफ शूट दे रखा है, और आपको पता ऑफ शूट से ही करते हैं, जिसका वजन है 10 से 12 किलोग्राम होता है। तो पहला एकदम सही है। फिर इसके बाद में दे रखा है गाय के दूध से ही प्राप्त होता है, जो शाकाहारी आहार में खालिस्तान की पूर्ति का एकमात्र जंतु स्रोत है। देखो ये यूं कह रहा है कि जो पशुओं के दूध से हमें चीजें प्राप्त होती है
वो सिर्फ दूध से ही प्राप्त होती है और अन्य पशु जनित चीजों से प्राप्त नहीं होगी। तो मैं बताऊं अपनों को पशुओं से क्या क्या मिलता है, इसको आप यूं कर सकते थे समझ समझ के। पशुओं से दूध मिलता है, पशुओं से हमें मांस भी मिलता है, और पशुओं में यानी पशुपालन में मुर्गियों से अंडा मिलता है। यही चीजें हैं। एक तो हम पशुओं का दूध पी सकते हैं, एक पशु का मांस खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं। इसके अलावा पशुओं का जो है हम चमड़ा हो गया, हड्डियां हो गई, खुर हो गई, इनको खाने के रूप में उपयोग करते नहीं। ये तीन चार चीजें। तो ये कह रहा है कि जो गाय का दूध हम पी रहे हैं, इनमें से शाकाहारी रूप में हमें कौन सी चीजें सिर्फ दूध से मिलती है। तो देखो मैं अगर ये कहूं कि दूध में प्रोटीन ज्यादा है, तो प्रोटीन तो मांस में, अंडे में भी खूब होता है। अब मैं ये कहूं कि दूध के अंदर कार्बोहाइड्रेट, तो भैया दूध में कार्बोहाइड्रेट तो होती है, लेकिन मांस में, अंडे में नहीं होता, क्योंकि मांस और अंडा में मोटा मोटा प्रोटीन वसाई पाई जाती है। प्रोटीन और वसाई पाई जाती है। तो देखो प्रोटीन इसमें नहीं आएगा, खनिज भी जो है नहीं आएगा, क्यों, खनिज भी कम होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ये आ जाएगा, जबकि अंडा में उसमें नहीं होता है। और विटामिन जो है ना, ये भी अपने जो है किसमें पाए जाते हैं, दूध में पाए जाते हैं। तो प्रोटीन और खनिज ये तो आपको मिल जाएंगे और चीजों में भी, लेकिन दूध में विटामिन और कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा पाया जाता है। बाकी आप प्रोटीन और खनिज के लिए तो जो अंडा और मांस भी खा सकते हैं, क्योंकि खनिज अंडे में 10 होता है और प्रोटीन चिकन में, इनमें खूब 16-16% होता है, दूध से भी ज्यादा होता है। लेकिन सिर्फ गाय के या अन्य पशुओं के दूध से हमें पशुओं में मिलने वाले उत्पादों में ये दोनों चीजें ज्यादा मिलेगी, यानी विटामिन ज्यादा मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिलेगा। तो इसमें आएगा 1 और 4। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि पौधों में कौन से तत्व अगतिशील, अति गतिशील था भैया, ये अति गतिशील था, इसको देखना, अति गतिशील था ये। और इसको थोड़ा अगर पढ़ने में किसी ने जल्दीबाजी कर ली तो उल्टा हो जाएगा। अति गतिशील था हाईली मोबाइल। हाईली मोबाइल मैंने आपको बताया था कि पौधे में जो नीचे वाले पोषक तत्व है, जो नीचे वाली पुरानी पत्ती है, इस पे आने वाले पोषक तत्व सारे ही मतलब अत्यधिक गतिशील होते हैं। जो नई पत्ती पे आएंगे वो मध्यम गतिशील होते हैं, और जो कोपड़ पे आते हैं वो अचल पोषक तत्व होते हैं, चलते नहीं है। तो मैंने कहा था नीचे वाली पत्ती पे लक्षण कौन प्रकट करता है, नाना पाटेगर मांगे मोहब्बत ओल्ड लेडी से, यानी एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस, के फॉर पोटेशियम, एम जी मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, ये 5 पोषक तत्व नीचे की पत्तियों पर अपने लक्षण प्रकट करते हैं, और ये पांचों के पांचों पौधे में अत्यधिक गतिशील होते हैं। तो ये अत्यधिक गतिशील ही पूछ रहा है, तो नाइट्रोजन बिल्कुल होगा, फास्फोरस बिल्कुल होगा, कैल्शियम सस्पेंस छोड़ दो, और पोटेशियम अत्यधिक होगा। अब कैल्शियम का तो यह नाम ही नहीं है, क्योंकि कैल्शियम के लिए तो मैंने कहा था कि शीर्ष कब परिवर्तित हो जाए, तो ये तो शीर्ष कलिका के ऊपर अपने लक्षण प्रकट करता है। तो कैल्शियम और बोरॉन तो अचल पोषक तत्व है पौधे में, तो इसमें 3 को छोड़ के 1, 2 और 4 ये सब अति गतिशील पोषक तत्व है। तो ऑप्शन में देख लो 1, 2 और 4 पहले में ये सही हो गया। बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, और जिन बच्चों ने हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज ली है उन बच्चों को रत्ती भर भी इसमें जो है जोर नहीं आया। सिर्फ फ्यू सेकेंड्स में, कुछ सेकंड्स में ही इन्होंने जो है ये सारा काम तमाम कर लिया। फिर इसके बाद में धान की फसल की अवस्थाओं को सही क्रम में जो है व्यवस्थित करो। अब इसमें भी यही था कि जिन बच्चों ने थोड़ा सा इंग्लिश का सहारा ले लिया, क्योंकि हिंदी की जो इस पेपर में आया है लैंग्वेज, जैसे अभी मैं बता रहा था हिडन अंगर को जो है शुदा प्रशुद्धन करके कुछ ऐसा लिखा है, यानी कि वो एक ऐसे क्लिष्ट लैंग्वेज अपन कह सकते हैं जो जनरली समझ में ही नहीं आती, बुक्स में नहीं है। इसमें भी यही था, तन शाखन, पुष्प गुच्छ उत्तेजन, इसके बाद में प्रत्यारोपण, और इसके बाद में बीजन। तो देखो इसमें तन शाखन का मतलब तो था टिलरिंग, पुष्प गुच्छ का मतलब था पेनिकल इनिशिएशन, प्रत्यारोपण का मतलब था ट्रांसप्लांटिंग, और बीजन का मतलब हो गया अपना सीडिंग। तो ये यूं कह रहा है कि आप धान की फसल को ये 4 अवस्थाएं दे रखी है, सही जमाओ कि पहले तो कौन सी अवस्था आएगी, फिर कौन सी आएगी, फिर कौन सी आएगी। अब आपको थोड़ा थोड़ा हिंदी में, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में समझ में आ जाएगा। क्या पौधे में सबसे पहले टिलरिंग यानी शाखाएं फटेगी, या पहले पौधे में लगाते ही फूल आ जाएंगे, या सबसे पहले उसकी ट्रांसप्लांटिंग यानी पौध को लगाएंगे दूसरी जगह, या सबसे पहले सीडिंग यानी बीज रोपेंगे। तो अपना मोटा मोटा कंसेप्ट ये कहता है पहले किसी भी चीज के बीज लगते हैं। तो 1 नंबर पे सीडिंग, अपन ने बीज लगा लिए। बीज के बाद में कुछ फसलें तो डायरेक्ट बोई जाती है, कईयों की पौध तैयार होती है, तो ट्रांसप्लांटिंग शब्द आ गया। इसका मतलब टमाटर में, बैंगन में जैसे पौध तैयार होती है वैसे ही इसमें होती है। तो 2 नंबर पे बीज को लगाने के बाद पौध को लगाएंगे दूसरी जगह, तो ट्रांसप्लांटिंग होगा यानी प्रत्यारोपण होगा। अब ट्रांसप्लांटिंग के लगाते ही तो फूल आने से रहे, सबसे पहले उसमें कल्ले फूटेंगे बहुत सारे, तो टिलरिंग का मतलब हो गया तन शाखन, यानी 3 नंबर पे ये अवस्था आएगी। और फिर उसके बाद कुछ समय बाद उसमें पेनिकल आएगा, क्योंकि इसके फूल को क्या कहा जाता है, धान के, ज्वार के
और आम के फूल को क्या कहते हैं, पेनिकल कहा जाता है। तो पुष्पगुच्छ, वैसे पुष्पगुच्छ से भी पता चल जाता है, तो 4 नंबर। अब आप देख लो, जिसको ये ऐसी चीजें सीक्वेंस ही आती है उसको कोई ज्यादा जोर नहीं है। पहले 4 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 1 नंबर, और फिर जो है 2 नंबर। तो देखो 4, फिर 3, फिर 1 और फिर 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बस मैंने कहा पेपर हार्ड नहीं था, जो पैटर्न बनाया है, जो कूल रहा है, जिसने हिंदी इंग्लिश पे बराबर कमांड रखी है, जिसका पेन बराबर सही दिशा में चलता रहा कि ये मिला दिया, ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया, उसके तो 80, 78, 77 है। और बाकी जिसने पेपर को देखे कि एक क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है यहां तक खत्म हो रहा है, उसके हाथ पांव फूल गए, तो फिर उसको समझ में नहीं आया कि हिंदी पढ़ूं, इंग्लिश पढ़ूं, सही करूं, 5वां अटेम्प्ट करूं। इतना ही खेल था इस पेपर में। जिसने ठंडे दिमाग से हिंदी इंग्लिश पे कमांड कर ली, सही कर लिया, उस बच्चे को कोई नहीं रोक सकता। चीजें सारी व्यवस्थित थी, हार्ड नहीं कह सकते इसको, लेकिन बस यही था कि पूछने का तरीका इतना ज्यादा कैजुअली था इस बार कि बच्चों ने उम्मीद नहीं की थी कि हर एक क्वेश्चन में ऐसी चीजें मिलेगी। बस वो चीजें आप लोगों की जो नेगेटिव हो गई। हाँ भाई, ये सबसे इजी क्वेश्चनों में एक था। बीटल आपको सभी को पता है, बकरी की नस्ल होती है जिसमें नर में दाढ़ी होती है। नागौरी सबसे तेज दौड़ने वाली गाय है। नीली रावी अपनी जो है भैंस है बॉल आइज के लिए। और मेरिनो विश्व की सबसे ज्यादा ऊन देने वाली भेड़ है। तो एक के अंदर 4, कईयों में तो एक में ही मिलता। देखो इसमें इतना इजी क्वेश्चन, इतने ऑप्शन, एम में 4 मिल गया, इसके बाद सारे मिल गए। कम से कम मिलान करने वालों में 99% क्वेश्चन में एक भी आ रहा है तो सब मिलान कर रहे थे, पर उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना था, है ना। हाँ भाई, इसके बाद में नेक्स्ट है कि हवा की अनुपस्थिति में हरित पौधों के किण्वन द्वारा बने उत्पाद को, देखो लिंट, ये तो कपास से, शुष्क घास इसको इंग्लिश में है कहते हैं, साइलेज को हिंदी इंग्लिश दोनों में साइलेज, तरण का पता नहीं इंग्लिश में क्या दे रखा था, तो आपको पता है कि तरण नहीं है, लिंट का है ही नहीं, तो ये 2 चीजें होगी। तो आपको पता है तो क्या होता है, अपन चारे को हवा में सुखा लेते हैं। जैसे आपने लूम है, लूम के अलावा जैसे अपन रिजगा विजगा को काट के सुखा लेते हैं, तो वो तो हवा की उपस्थिति में होता है। साइलेज को क्या करते हैं अपन, गड्ढों के अंदर हवा की अनुपस्थिति में पैक कर देते हैं, हवा निकाल देते हैं। हवा निकालने के बाद उनमें किण्वन होता है, किण्वन के बाद में 12 सप्ताह 3 महीने में वो तैयार हो जाता है। तो ये साइलेज, और साइलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पशु परीक्षण में भी आ सकता है। साइलेज सड़ता क्यों नहीं है, परीक्षण का काम कौन करता है, उसमें CO2 और लैक्टिक अम्ल। पशुओं को साइलेज अच्छा क्यों लगता है, लैक्टिक अम्ल के कारण लगता है, लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, ये नस्लें आ गई, ये भी इजी है। बकरी, तो बकरी की पुगल, गोमट, शिरोई, मालवी में से बकरी की शिरोई नस्ल होती है। राजस्थान में गुर्जर जाति के द्वारा सर्वाधिक पाई जाने वाली नस्ल है, और राजस्थान सरकार एकमात्र बकरी पे सब्सिडी देती है, वो कौन सी है, शिरोई नस्ल है। फिर इसके बाद भेड़ का आपको सीधा सीधा पता, पुगल, ये अपनी बीकानेर में है, बीकानेरी, पुगल और मगरार तीनों चारों। गाय का सबको पता है कि मालवी गाय है, जो भारवाग नस्ल, माल ढोने के काम में आती है। और ऊंट गोमठ जोधपुर के फेमस है, जो सवारी के लिए। तो देखो MA 3rd, इसमें भी देखो MA 3rd 2 जगह आ गया, 3 जगह आ रहा है। फिर इसके बाद में B में अपने आ गया फर्स्ट, तो MA 3rd B में फर्स्ट, ये लो, ये हो गया MA 3rd B में फर्स्ट, C में 2, और D में 4, D में 2। MA 3rd B में 1, C में 4 और D में 2। हाँ, ये तीसरा रहेगा भैया, ये तो आपको वैसे पता चला तीसरा रहेगा, इसमें थोड़ा देख लेना, तीसरा रहेगा, है ना, क्योंकि ऐसे अपन मिलाएंगे तो तीसरा रहेगा, इजी गोइंग था, है ना। फिर इसके बाद में था कि नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर मवेशी की पहचान करने के, बाहर निकला हुआ लंबा चौड़ा मस्तक, फिर इसके बाद में आगे की तरफ मुड़े हुए निलंबी कान, और सफेद रंग जिसपे समूचे शरीर पे गाढ़े लाल व चॉकलेटी रंग के भूरे रंग के धब्बे वितरित है। तो देखो लंबा चौड़ा, मोटी मोटी 3 बातें निकल के आ रही है कि शरीर का रंग लाल सफेदी चॉकलेट जैसा है, एक इसका माथा चौड़ा है, और तीसरी चीज है कि कान है। 3 जगह विशेषता दे रखी है। तो जिसने पढ़ाई की है ना, उसको 2 ऑप्शन तो अपने आप काट देने थे फटाफटी, कि थार पार्कर में कहीं विशेषता नहीं है, किसी किताब में नहीं है, 11वीं 12वीं किसी गाइड बुक में, किसी ऑनलाइन ऑफलाइन में, कोई सा टीचर हो किसी ने नहीं पढ़ाई होगी कि ये काला पीला, क्योंकि थार पार्कर का रंग सफेद या ग्रे होता है, यही खेल खत्म। और मालवी से रिलेटेड 2 लाइनें नहीं मिलती बुक्स में, ये 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अपनी लड़ाई होती है 2 ऑप्शन पे, गिर और राठी, क्योंकि दोनों का रंग चॉकलेटी लाल होता है। अब यहां कॉमन सेंस काम करता है, राठी के अंदर भी माथा चौड़ा, गिर में भी माथा चौड़ा, लेकिन राठी में किसी भी बुक में
उसके कानों को लेकर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है, अलग से नहीं लिखा हुआ कि उसके कान ऐसे ऐसे हैं। सिर्फ गिर में आपको बहुत सारी किताबों में हिंदी इंग्लिश में मिलेगा कि इसके जो केले के समान लंबे चौड़े फोल्डेड कान मिलेंगे। और अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको, तो ये जो आगे की तरफ मुड़े हुए निलंबी कान है, निलंबी कान को लिखा हुआ था पेंडुलेटेड, और घड़ी के पेंडुलम की तरह या केले के पत्तों की तरह बड़े बड़े चौड़े चौड़े शिमटे हुए कान गिर के हैं। तो इसका आंसर इन दोनों चीजों से कम पता चलता, इस निलंबी कान से पता चल जाता। तो इसका ऑप्शन है गिर 100% राइट है। अगर कुछ बच्चे राठे तक भी पहुंचे हैं ना, तो ये मान के चलो कि उन्होंने सही फाइटिंग की है, क्योंकि ये दोनों लक्षण दोनों में ही है, हर बुक में हर जगह है, लेकिन ये जो कान वाली विशेषता गिर में है। तो भैया इसका गिर आएगा। फिर इसके बाद निम्न में से कौन सी फसल की लवणीय और सोडियम मृदाओं में उगाने के लिए सुगराई है? देखो वैसे मोटा मोटा तो अपन देखें तो सुगराई का मतलब ये हो गया कि जिसको अपन आराम से उगा सके, यानी लवणीय मृदा में भी और सोडिय यानी अपन सोडिक मृदाओं में आराम से उगा सके। तो भैया इसमें देखो, अगर सुगराई, इस सुगराई को इंग्लिश में ससेप्टेबल दे रखा है। अगर इस ससेप्टेबल का मतलब जैसा अपन हिंदी में समझ रहे हैं वही है कि सुगराई यानी आसानी से उगाया जा सकता, तो फिर इसका आंसर बेलपत्र और आंवला में से कोई एक होगा। मेरे हिसाब से मैंने आंवला किया है, बहुत से लोगों ने बेलपत्र भी माना है। पर अगर इस ससेप्टेबल सुगराई का मतलब यह है कि जो सोडिक मृदाओं में, अम्लीय मृदाओं में कम उगता है, अगर ये होता है, क्योंकि इंग्लिश में देखो मोटी मोटी दो टर्म होती है, रेजिस्टेंट यानी प्रतिरोधी। तो रेजिस्टेंट का हम ये कह सकते हैं कि आराम से लवणीय मृदाओं में उगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सेंसिटिव का मतलब होता है वो लवणीय मृदाओं में नहीं उगेगा। लेकिन ये ससेप्टेबल को ये किस वे में लेना चाहता है? बहुत से लोगों ने, बहुत सारे जो है ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स ने इस पे आम इसलिए माना है कि उन्होंने ससेप्टेबल को यह माना है कि ससेप्टेबल मतलब सेंसिटिव, यानी आम लवणीय मृदा अम्लीय मृदा दोनों को सहन नहीं करेगा, न्यूट्रल पे होगा। अब ये देखना है कि आपकी जो अधीनस्थ बोर्ड है वो इसका आंसर क्या मानती है, ये इसको डिलीट मारती है। बाकी फिलहाल अपनी 11th-12th के हिसाब से बेलपत्र भी ये चीजें सहन कर लेता है, आंवला भी सहन कर लेता। ये आपका जो है क्वेश्चन हो गया सस्पेक्टेड विवादास्पद। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है डिपिंग, गर्की, ड्रेंचिंग, स्प्रेइंग। ये इधर जो है पशुओं में दवा देने के तरीके हैं, मेडिसिन को देने के मेथड्स है, और इधर किस किस दवा को कैसे कैसे दिया जाता है। कोई बेवकूफ ही होगा जिसने ये गलत किया होगा। सबको पता है कि इंजेक्शन को ही टीका कहते हैं, सुई सबने लगवाई है। जिसने इंजेक्शन पकड़ के टीका लगा दिया ना, बस उसको उत्तर मिल गया डीमे2, एक ही जगह डीमे2 है और ये रहा डीमे2। बस कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, इंजेक्शन टीके को कहते हैं, बाकी सब कुछ था। और थोड़ा सा दिमाग लगा लेते तो देखो स्प्रे करते हैं रोगाणुनाशक दवाइयों का, अस्पताल में फिनाइलकार, पशुशाला में ये स्प्रे ही करते हैं, पुण्य छिड़क देते हैं, स्प्रे कर देते हैं, टंकी में लगा के पीछे से स्प्रे। तो ये सीधा सीधा इसमें ऐसे मिल रहा था। फिर इसके बाद डिपिंग, डिपिंग का मतलब डुबोना, डुबोते पशु को तब है जब उसके बाहर चोट लगी हुई है, तो इसमें यह आ जाता सीधा सीधा आंतरिक बाह्य परजीवियों के लिए। और ड्रेंचिंग जो था वो था इसके लिए। तो ये देख लो इसमें रह गया एम ए फॉर, बी में 3rd, सी में 1 और डी में 2। ये सीधा सीधा ऐसे आ रहा था आपका, है ना, ऐसे डी के अंदर ये आ गया आपका 2 आ गया, ऐसे सीधा सीधा मिल रहा था। तो जिसको MF4 इंजेक्शन टीका भी पता था ना, उसको कोई दिक्कत ही नहीं हुई। फिर इसके बाद निम्न में से कौन सी प्रजाति है जिसमें उच्च दुग्ध वसा होती है? हम पशुओं में अगर वसा की बात करें सबसे ज्यादा भेड़ में, भेड़ में नहीं है तो भैंस में। भेड़ इसके ऑप्शन में नहीं आई, तो भेड़ नहीं आई तो सीधा सीधा सा भैंस हो गया, क्योंकि भैंस में लगभग औसतन 7.3 वसा मानते हैं और अपन भेड़ के अंदर 7.3। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चनों में से एक था, पशुपालन के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए। और यही पशुपालन जिन बच्चों का कट ऑफ के आसपास है, नंबर नहीं आए, तो पशु परिचर बनाने में सहायक होगी, है ना। तो मैंने बार बार 3-4 बार जिक्र कर दिया, आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका होगा। पशु परिचर 6000 पद, 70% काम आप लोगों ने सुपरवाइजर में कर रखा है, आपको 20% मेहनत करनी है हमारे साथ, और 6000 पदों में आपके जो सिलेक्शन होने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं, है ना। दुग्ध दोहन का समय, ये क्वेश्चन एज इट इज अपने सुपरवाइजर में आया, सॉरी जेट में आया, जेट में ये क्वेश्चन आया। तो भैया उसमें ऑप्शन पास पा दिए, 5 मिनट भी 7 मिनट भी, और उसमें थोड़ा सा परेशान हुआ। लेकिन इस बार जो है अधीनस्थ बोर्ड ने बड़ी समझदारी दिखाई, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो स्त्राव होता है, लेट डाउन होता है, नीचे की तरफ आता है, वो 5-7 मिनट आता है। तो इसने बिल्कुल सही दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जेट में 5 मिनट भी था, 7 मिनट भी था, पहले 5 माना फिर 7 माना और फिर डिलीट ही करना पड़ा, क्योंकि एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, बॉडी की प्रोसेस है, कोई फिक्स मशीन तो है नहीं कि 5 मिनट बाद में बंद हो जाएगी। इसलिए दूध दोहने वाले व्यक्ति को यह ध्यान देना चाहिए कि पशु का दूध जल्दी जल्दी 5-7 मिनट में धो ले, क्योंकि उसके बाद जो दूध बच गया ना वो अड्डर में रह जाता है, गादी में रह जाता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन बिल्कुल सही था, अच्छा क्वेश्चन था, हमने काफी डिस्कशन किया ऑनलाइन ऑफलाइन में, और ये बिल्कुल आंख बंद करके करने वाले क्वेश्चनों में से एक था। फिर इसके बाद पशु परिचर, बार बार मैं आप लोगों को कह रहा हूं, ऐसे सुनहरे मौके बार बार नहीं आते हैं, आप इस चक्कर में ना रहें कि कर लेंगे हो जाएगा।
क्योंकि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भी अक्टूबर में होने वाला एग्जाम था, और देखते देखते कब 4 फरवरी आ गई, कब ये कल बीती कल की बातें हो गई। इसलिए कहीं ऐसा नहीं हो इस मौके को भी आप ये से देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा में खो दें। हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन बेचेज में आप जुड़े, और 100% में गारंटी देता हूं कि आपके सामने ऐसा मटेरियल, ऐसी तैयारी, ऐसा आपका एक रूटीन बना के देंगे। जो बच्चे हमसे रूबरू नहीं थे, जो फर्स्ट टाइम हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आए, उन बच्चों के मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्स बताता हूं कि सर जो तरीका हमें यहां मिला, क्लासेज के बाद में लाइब्रेरी के बाद में शाम को फिर ऑनलाइन क्लासेज में टेस्ट, फिर ऑनलाइन क्लासेज में क्यूरी का जो माहौल 6-7 महीने में हमें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में देखा, ऐसा माहौल अगर हमें पहले की भर्तियों में, अन्य भर्तियों में मिलता तो शायद आज सक्सेस हमारे जीवन में पता नहीं कब का आ चुका होता। इसलिए 6000 पद हैं, हम आप लोगों के साथ हैं हर तरीके से, ऑफलाइन क्लासेस से लेके ऑनलाइन टेस्ट से लेके लाइब्रेरी से लेके हर जगह पे। आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, पशु परीक्षण में बहुत सारा काम सुपरवाइजर वाले बच्चे कर चुके हैं। हाँ भाई, इसके बाद में नेक्स्ट है, अमरूद के लिए निम्न में से क्या सही नहीं है। तो अमरूद में 4 क्रियाएं दे रखी है, इनमें से आपको ये पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। तो देखो आप इसको इंग्लिश में पढ़ते तो ज्यादा समझ में आता। बंकन को दे रखा था बेंडिंग, मुरझाना हो गया विल्टिंग, और सस्य नियमन हो गया क्रॉप रेगुलेशन, और रक्षक आवरण सीमा का बॉर्डर करके कुछ दे रखा था। तो मुझे ये बताओ, क्या अमरूद में बेंडिंग करते हैं क्या अमरूद में विल्टिंग होता है क्या अमरूद में क्रॉप रेगुलेशन करते हैं या अमरूद में ये करते हैं। अब ऑप्शन या तो 2 और 3 सही होंगे, ये या फिर एक ही सही मान लो, या फिर जो है, अच्छा कौन सा गलत है, सॉरी ये भी आपको पढ़ना कौन सा गलत है, कि 1 और 2 गलत है, यानी 2 और 3 गलत है। देखो 2-3 इसलिए गलत नहीं हो सकते, अमरूद में विल्टिंग तो होती है, अमरूद का प्रमुख रोग है, इसलिए ये नहीं हो सकता। खतन 1 कि ये सही नहीं है, बेंडिंग, अमरूद में बेंडिंग करते हैं। बेंडिंग का हिंदी होता है डालियों को झुकाना, डाली झुकाते हैं अपन किसके लिए, कि उसमें सूर्य का प्रकाश चला जाए, अच्छे तरीके से फलन हो जाए, तो बेंडिंग भी करते, ये भी नहीं। केवल 3 क्रॉप रेगुलेशन, क्या ये सही नहीं है, क्रॉप रेगुलेशन भी करते हैं। अमरूद में 3 बहार आती है, 2 बहार को झाड़ते हैं, बहार का नियंत्रण करना, फूलों को झाड़ना है, क्रॉप रेगुलेशन कहलाता है। फिर इसके बाद 4, तो ये तीनों तो खतन एकदम सही है, तो चौथा अपन अपने यहां मांग लेंगे, यानी ये 4 नंबर का जो खतन है वो अमरूद में सही नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, थॉमसन सीडलेस सबसे एजुकेशन में एक था, अंगूर की किस्म है, भारत के 55% क्षेत्रफल पे यही बोई जाती है, भारत की सबसे बड़ी किस्म है, राष्ट्रीय किस्म का दर्जा है। इसके बाद गुणसूत्रों का मिलान, ये भी बहुत इजी था। गाजर में 18 गुणसूत्र होते हैं, टमाटर में, बैंगन में, मिर्च में 24 होते हैं, प्याज के अंदर जो है 16 होते हैं, और मटर में 14 होते हैं। तो देख लो ए मेथड, ये लो ए मेथड 2 जगह है, फिर टमाटर में बी में 1, ए मेथड बी में 1, ये हो गया, ए मेथड बी में 1, सी में 4, डी में 2, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है पशु परीक्षण, तो भैया पशु परीक्षण तो बना के छोड़ेंगे आपको। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है, निम्न में से डेयरी उत्पाद को बनाने के लिए रेनेट का प्रयोग किया जाता है। रेनेट से क्या हो जाता है कि पनीर स्कंदित हो जाता है, थोड़ा सा कठोर हो जाता है ना, स्कंदित। ये रेनेट एक एंजाइम होता है, पशुओं से भी प्राप्त किया जाता है इसको, तो ये पनीर के लिए किया जाता है, पनीर ये चीजें के लिए। बड़े बड़े अक्षरों में अपनी बुक में लिख रखा है, और आपके ऑफलाइन नोट्स में मैंने लिखाया है, और बार बार क्लास में पूछा भी है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चनों में एक था। फिर इसके बाद नेक्स्ट था कि मैदानी क्षेत्रों में उगाने वाले प्याज का वर्गीकरण। देखो इस क्वेश्चन को लेकर भी डिस्प्यूट है। प्याज उगाया जाता है रबी में, तो रबी में उगने वाले पौधों को अपन एलडीपी कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉन्ग डे प्लांट। लेकिन देखो प्याज अपन काहे के लिए उगाते हैं, कंद के लिए। प्याज में पहले तो आते हैं कंद, और फिर जब उसको नहीं खोदेंगे, 3-4 महीने 5 महीने बाद भी नहीं खोदेंगे, तो ऊपर फिर उसमें क्या आने लग जाएगा, डंठल आने लग जाएगा। तो प्याज का कंद है ना, कंद तो है एलडीपी, मतलब लॉन्ग डे प्लांट, यानी दीर्घ दिवस प्रभावी। लेकिन है फिर दूसरी ऋतु में उसमें बीज आएंगे, तो दूसरी ऋतु में बीज आएंगे, तब तक है जो ऋतु दूसरी हो जाएगी, तो रबी से खरीफ आ जाएगी, और खरीफ के पौधों को आ जाता है एसडीपी। और अपन जो प्रकाश प्रदीप्ति का लिखता है वो अपनी क्या कहती है, फोटोपीरियडिज्म, कि किसी भी पौधे में फूलों का सूर्य के प्रकाश के प्रति उसका रेस्पॉन्स क्या है, वही अपन को देखना है। तो फूल तो बीज आएंगे तभी तो आएगा। तो बीज के लिए इसने पूछा है उगाए जाने वाले प्याज का प्रकार, तो भैया ये एसडीपी होना चाहिए। अब बहुत सारे एसडीपी बोले तो अल्प दिवस। अब देखो इसका आंसर ये बोर्ड पे डिपेंड करता है, एलडीपी माने एसडीपी माने, किस हिसाब से क्या माने। मोस्टली लोगों का व्यू एसडीपी में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है सिल्किंग। भैया सीधा सीधा है, सिल्किंग यानी मादा मंजरी, बाल निकलते हैं बिल्कुल छोटे 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 सिल्क जैसे, किस में निकलते हैं, मक्का में निकलते हैं। नर पुष्प को टेशल, मादा को सिल्क, तो मक्का, ये बहुत ईजी था। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, इधर तो दे रखी है आपको फल वृक्ष, और इधर दे रखा प्रवर्धन का तरीका। अब इसको अगर आप पूरा इंग्लिश में हिंदी में पढ़ते तो समझ में नहीं आता, इंग्लिश में पढ़ते तो देखो ये पार्श्व कलम रोपण था, ये वायु प्रतन था, इसका था एयर लेयरिंग।
एयर लेयरिंग। पार्श्व कलम का था अपना साइड ग्राफ्टिंग। बीज का तो सीड हो जाएगा। दृढ़ कास्ट कलम का था हार्ड वुड कटिंग। हार्ड वुड कटिंग। तो भैया देखो सीधा सीधा देख लो, आम को अपन ग्राफ्टिंग से करते हैं तो आम में ये हो जाएगा। अंगूर के अंदर हार्डवुड कटिंग लेते हैं, इंग्लिश पढ़ते तो समझ में आता था। पपीता में बीज लेते ही है। और अमरूद के अंदर एयर लेयरिंग करते हैं। तो देख लो ए के अंदर 2, बी के अंदर एम ए 2, दो जगह है। बी के अंदर फिर देख लो आप बी में 4, एम में 2 और बी में 4, ये मिल गया। एम में 2, बी में 4, सी में 3 हो गया, ये हो गया। और डी में 1 हो गया, ऊपर ही ऊपर सीधा सीधा था। तो इसका आंसर हो जाता। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है कि कवक मूल, बड़े पौधों के मूल तंत्र और खालिस्तान के बीच का सहजीवी संबंध। अब देखो आप हिंदी पढ़ के इंग्लिश इसमें देखते तो साफ साफ लिखा होता कवक मूल को उसने माइकोराइजा। तो माइकोराइजा देखो बड़े तंतुओं के बीच में और एक फफूंद के बीच में जो सहजीवी संबंध बनाता है। तो इसका आंसर था कवक या फंगस। निम्न में से किस फसल को जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? सबसे ज्यादा गन्ना को होती है, गन्ना के बाद धान को देने की आवश्यकता होती है। तो धान में 900 से 2500, सीधा सीधा था चावल। फिर इसके बाद में था इनमें कुछ दूध के टेस्ट दे रखे थे और कुछ मिलावट के आधार पे उसको आपको बताना था क्या क्या है। अब देखो आपको सारे भी नहीं आ रहे थे, अगर एक दो भी अगर आपको पता होते, जैसे मैंने आप लोगों को गाय में भैंस के दूध की जो है मिलावट का पता करने के लिए हंसा टेस्ट करते हैं, तो हंसा टेस्ट को अपन सीधा सीधा इधर मिला देते हैं। यानी सी के अंदर 2 देखना है। तो देखो सी के अंदर 2, डी के अंदर 2 देखना है, सॉरी डी में 2। तो आपको देखो एक भी आ रहा था ना अगर ये हंसा टेस्ट गाय के दूध में, तो ये डी में 2, ये रहा पहले में। अब आपको सारे आ जाएंगे। ए के अंदर 3rd था, यानी एल्कोहल टेस्ट करते हैं दूध की उष्मा के लिए। फिर इसके बाद बी के अंदर 4th था, सीओबी टेस्ट करते हैं दूध की निधानी आयु के लिए। सीओबी मेरा लिखाया भी है, क्लॉट ऑन बॉइलिंग, उबालने पर फटना। किसी दूध को गर्म करेंगे, फट गया, क्यों फट गया? या तो वो खराब था, खराब कैसे? 2-3 दिन पुराना था, खट्टा था, या फिर उसमें खींच मिली हुई थी। यानी दूध की आयु कम क्यों हुई? क्योंकि उसको उबाला और वो फट गया। तो दूध की आयु ज्ञात करने के लिए सीओबी टेस्ट करते हैं। यानी अगर आपको एक भी पता था ना इसमें हंसा परीक्षण, तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब पैटर्न ही खराब था इसका, बाकी पेपर इजी था, है ना। पैटर्न में ही थोड़ा इधर उधर था, टाइम बहुत ज्यादा लगा, टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि एक तो 5-5 ऑप्शन हर में गोला भरना, दूसरा सब में मिलाना, है ना। तो ये आपके हो गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है पैराक्वाट शाकनाशी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पैराक्वाट आप सभी को पता है नॉन सिलेक्टिव होता है, अवर्णात्मक होता है, और अवर्णात्मक के साथ साथ अवर्णात्मक के साथ साथ शाकनाशी संपर्क भी होता है, संपर्क शाकनाशी होता है। आप देखो संकुचित, संकुचित का भी जो है कोई इसमें नहीं है। इंग्लिश में आप देखते तो अजीब टाइप का था। प्रतिस्थापित रिप्लेस्टेड, ये भी नहीं था। वर्णात्मक इसको कह नहीं सकते क्योंकि तो अवर्णात्मक है। सर्वांगी, सर्वांगी में जो है आप ये हो जाएगा सिस्टेमेटिक, है ना, सिस्टेमिक। तो इसमें अपने आ जाएगा संकुचित, प्रतिस्थापित, वर्णात्मक, सर्वांगी। तो देखो इसमें संकुचित की आप इंग्लिश पढ़ते हैं ना, तो इसमें इंग्लिश दे रखी थी कॉन्ट्रैक्टेड, ये प्रतिस्थापित की दे रखी थी रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट, और वर्णात्मक की दे रखी थी सेलेक्टिव, और सर्वांगी की दे रखी थी होल बॉडी। तो देखो जो अवर्णात्मक है और जो संपर्क में आने पर ही असर दिखाएगा, तो इसमें देखो अपन संपर्क को कांटेक्ट पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो कुछ बच्चों के कंफ्यूजन ये हो गया कि कांटेक्ट आता या संपर्क आता तो कर देते हिंदी में, तो संकुचित आ गया, लेकिन इधर कॉन्ट्रैक्टेड आ गया। तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि कुछ बच्चों को लगा, कुछ को नहीं लगा। इसको एक बार आंसर नहीं मान के सस्पेंस में छोड़ लेते हैं। तो प्रतिस्थापित तो बिल्कुल ही नहीं होता। प्रतिस्थापन किसका करेगा? वर्णात्मक किसी का नहीं करता, तो ये गलत। वर्णात्मक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसका तो उल्टा होता है, अवर्णात्मक हमारा पढ़ा हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। सर्वांगी, आपको मैंने बताया था सर्वांगी जैसे आपके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, आप टेबलेट लेते हो, कहां जाती है? आपके पेट में जाती है, लेकिन पूरे बॉडी में फैल जाती है। तो सर्वांगी का मतलब तो ऐसे होता है पौधे के थोड़ा सा भी टच हो जाए पूरे शरीर में फैल जाए। तो ये गुण तो वर्णात्मक में होते हैं, एट्राजीन, शिमाजीन इनमें होते हैं। तो ये होल बॉडी वाला भी नहीं होता। जब ये तीनों ही नहीं होंगे तो फिर हम कॉन्ट्रैक्टेड को ही कॉन्टेक्ट मानते और इसको ही करते। जिन बच्चों ने इस हिसाब से कर लिया और इस पे गेम खेल गए ना, उनका सुरक्षित 3 नंबर उनको मिल गए। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा पैराक्वाट। अपनी किताबों में अवर्णात्मक संपर्क लिखा हुआ है, लेकिन इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसने कुछ ना कुछ जोड़ दिया। कॉन्ट्रैक्टेड इज इक्वल टू कॉन्टेक्ट था। ऐसे करके भैया आपकी इस हार्ड क्वेश्चन दे। पेपर में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज जो रही ना, वो रही इंग्लिश से हिंदी बनाते समय जो हिंदी थी वो गूगल ट्रांसलेटेड लग रही है, इसलिए पेपर का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ गया है। अगर 75 के आसपास आप लोग झूल रहे हो तो आप सेफ जोन में हो, किसी भी कास्ट से हो। मैंने कट ऑफ से संबंधित आपको डेटा आते ही दे दिए।
कि 78 जनरल के आसपास है, ओबीसी में जो 76-77 हो जाएगी, ईडब्ल्यूएस में आप 72-73 तक हो, वहां तक हो, एमबीसी में आप 71-72 तक हो, SC/ST में 70-69 तक यहां तक हो। मोटा मोटा अपना आइडिया जो हजारों बच्चों से इधर उधर हमने पूछा उसके आधार पर यही अपना आइडिया है, उस आधार पर रहेगी। इसके अगर आप आसपास नहीं हो, काफी दूर हो, तो भैया आपके लिए फिर से कह रहा हूं सबसे अच्छा मौका, बार बार नहीं आएंगे मौके। वो कहते हैं ना कि खुशकिस्मती एक बार दरवाजा खटखटाती है और बदकिस्मती 99 बार। आप खुशकिस्मत लोग हो, एक वैकेंसी गई नहीं, दूसरी आपके दरवाजे पे खड़ी, और ऐसी वैकेंसी जो राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ी छोटी नौकरियों में, यानी 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की अगर बात करूं तो 6000 पद आना, और वो भी ऐसे पद जिनमें आपको पहले से बहुत सारे सब्जेक्ट आते हो। एक तो फ्रेश आप कोई चीज सीखो, और एक आप 70% से शुरुआत करो, तो ये अच्छा मौका है। आप जल्दी से जल्दी हमारे जो लिंक पे दिए हुए नंबर पे आप जो है संपर्क करें, ऑफिस में आके बातचीत करें, ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेज का टाइम टेबल शेड्यूल देखें। साथ ही साथ हमारे टेस्ट सीरीज जो 899 रुपए में हम आप लोगों को जो अतिशीघ्र प्रोवाइड करवा रहे, ऑनलाइन कोर्स हमारा, आप जो है अक्षय एजुकेशन की ऐप डाउनलोड करके वहां से खरीद सकते हैं। तमाम तरीके से, आप दूर हैं तो ऑनलाइन, पास है तो ऑफलाइन, आप दोनों में आना चाहो तो जो बच्चे ऑफलाइन आएंगे उनको ऑनलाइन फ्री है। किसी भी तरह का कंटेंट जो आपको चाहिए मंजिल तक जाने के लिए, वो देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम आपके लोगों के साथ हैं। इसलिए जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर कर लिया, श्योर यू आर द विनर फॉर दिस एग्जाम, आप चैंपियन हो, आपने मेहनत की है, आपको इसका परिणाम मिलना ही चाहिए, आपको जो है पारितोषिक मिलना ही था। लेकिन अगर किसी तरीके से किंतु परंतु हो गया, लास्ट टाइम नहीं पढ़ पाए, पेपर का लेवल समझ में नहीं आया, आप 12वीं पास थे, हिंदी इंग्लिश में तालमेल नहीं बिठा पाए, कैसे भी करके आपके 2-4 ऊपर नीचे नंबर हो रहे हो, आपको नहीं लग रहा है कि आप वो 70-75 वाले कट ऑफ से थोड़ा सा नीचे चले गए, 65-60 तक रह गए, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। ठीक है, आप हमारी संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।